नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का शिक्षण विधियों की इस निःशुल्क क्लास में। साथियों, हम शिक्षण विधियों की लगातार चर्चा इस चैनल पर करते हैं। साथ में शिक्षा मनोविज्ञान, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण की भी चर्चा इसी चैनल पर रहती है और संपूर्ण कोर्स आपके लिए निःशुल्क रहेगा। तो जो विद्यार्थी अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो वो निःशुल्क रूप से हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। साथियों, शिक्षण विधियों की क्लास में हम महत्वपूर्ण कुछ विधियों की चर्चा कर चुके हैं और आज हम चर्चा करेंगे साथियों कौन सी विधि के बारे में। आज हम चर्चा करने वाले हैं व्याकरण अनुवाद विधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों, ये जो व्याकरण विधि है, इस व्याकरण विधि को साथियों कहा जाता है भंडारकर विधि भी इसे कहा जाता है। कौन सी विधि कहा जाता है साथियों? भंडारकर विधि, इस विधि को ही कहा जाता है। खासकर में इस विधि का जो प्रयोग है वो संस्कृत में अधिकांश रूप से होता है और संस्कृत में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो भंडारकर विधि के नाम से इसे जाना जाता है, क्योंकि एक भाषाविद है जिनका नाम है रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, इनके नाम से इस विधि का नाम अतिरिक्त रूप से पड़ा है। कौन सी विधि बताओ? व्याकरण की भंडारकर विधि। तो आपको ध्यान रखना है, व्याकरण अनुवाद विधि की अगर आपसे प्रवर्तक पूछे जाएं, साथियों आपसे क्या भी पूछ सकते हैं, इसके प्रवर्तक पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसके जो प्रवर्तक है वो कौन है? भंडारकर, या इसका पूरा नाम है रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। किस तरीके से यह विधि कार्य करती है इस पर अपन चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, अनुवाद के माध्यम से, किसके माध्यम से? अनुवाद के माध्यम से व्याकरण की जानकारी देना। अनुवाद के माध्यम से किसकी जानकारी देना? व्याकरण की जानकारी देना। इसलिए तो इसे क्या कहा जाता है? व्याकरण अनुवाद। यानी किसके माध्यम से? अनुवाद जो हम करते हैं, चाहे हम संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करें, चाहे हिंदी से संस्कृत में करें, चाहे हिंदी से अंग्रेजी में करें, हिंदी से, ये सारी जो भाषाएं हैं उनका अगर अनुवाद करते हैं तो अनुवाद के माध्यम से जब हम व्याकरण को सीखते हैं उस विधि को ही बताओ क्या कहा जाता है साथियों? व्याकरण अनुवाद विधि कहा जाता है। यानी कि अनुवाद के माध्यम से व्याकरण की जानकारी देना, जैसे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, तमिल, मराठी आदि भाषाओं के शिक्षण में विशेष सहायक होती है। तो पूछा जा सकता है ये कौन कौन सी भाषाओं में विशेष उपयोगी होती है? तो ध्यान दीजिए, मुख्य रूप से तो ये संस्कृत हिंदी में तो उपयोगी है ही है, साथ में अंग्रेजी, गुजराती, तमिल, मराठी आदि जो भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं के अनुवाद के साथ साथ व्याकरण को सीखने में यह विधि प्रभावी विधि है। अनुवाद के लिए दिए गए वाक्यों का अपेक्षित भाषा में अनुवाद तभी किया जा सकता है जब व्याकरणिक ज्ञान हो। यानी कि ये कहता है कि हम अगर किसी व्याकरण का ज्ञान रखते हैं, किसी भाषा की हम व्याकरण का ज्ञान रखते हैं, तभी हम बताओ क्या कर सकते हैं? अनुवाद को कर सकते हैं। भाई आज हम, जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि राम जाता है, राम जाता है। अगर हमें इस हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा, इसको मैं ट्रांसलेट करूँ संस्कृत भाषा में, तो संस्कृत भाषा में ट्रांसलेट करूँगा तो उसके लिए मुझे संस्कृत भाषा का व्याकरण आना चाहिए। जैसे हम संस्कृत में इसका ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे रामः गच्छति, रामः गच्छति। अर्थात यहाँ ये राम एक वचन का है, इसलिए अपन ने एक वचन का ही यहाँ पर लिया है। गच्छति क्रिया है, वो जाना क्रिया है, तो यहाँ पर भी अपन ने एक वचन की जो क्रिया है उसका प्रयोग किया है। तो साथ में हम इस बात को यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि इस विधि का प्रयोग अनुवाद करते समय तो किया जाता है, लेकिन अनुवाद तभी किया जा सकता है जब हम बताओ क्या जानते हैं? व्याकरण जानते हैं। संस्कृत का हिंदी में अनुवाद या हिंदी का संस्कृत में अनुवाद तभी सफलतापूर्वक हो सकता है जब व्याकरण के सभी अंगों की जानकारी छात्रों को कराई गई हो, अर्थात व्याकरण की जानकारी दी गई हो। तो व्याकरण के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं? उस भाषा का अनुवाद उसमें हम कर सकते हैं। अनुवाद का निरंतर अभ्यास करने से, यानी कि लगातार हम अनुवाद का निरंतर अभ्यास करते हैं तो व्याकरण का ज्ञान छात्रों को इस विधि से कराया जा सकता है। यानी कि हम लगातार अगर अनुवाद करेंगे, अनुवाद का निरंतर हम क्या करें, मान लीजिए अभ्यास करें, तो व्याकरण का ज्ञान है छात्रों को इस विधि के माध्यम से कराया जा सकता है। अनुवाद कराते 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 बालक को बताओ क्या सिखा देना? व्याकरण सिखा देना। संस्कृत में महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है एग्जाम में, इसको ध्यान रखना। मैं आपको यहाँ भी बता चुका हूँ, भंडारकर विधि नाम पूछा जाता है एग्जाम में। संस्कृत में डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर द्वारा सर्वप्रथम अपनाए जाने के कारण इसे भंडारकर विधि भी कहते हैं। ध्यान रखिए, इस नाम को आपको याद रखना है। डॉक्टर राम कृष्ण गोपाल भंडारकर इस विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं, या इनके नाम से ही इस व्याकरण अनुवाद विधि को भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, आगे हम और इस विधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इस विधि के कुछ गुण हैं, उन गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम पढ़ रहे हैं, बताओ कौन सी विधि? व्याकरण। कौन सी विधि बताओ? व्याकरण अनुवाद विधि। कौन सी विधि बताओ? व्याकरण अनुवाद विधि।
इसी विधि को बताओ क्या कहते हैं, दूसरा नाम बताओ इसका, भंडारकर विधि। कौन सी विधि? भंडारकर विधि। बताओ इस भंडारकर का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि संस्कृत में एक भाषाविद थे जिनका नाम था रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के नाम पर आधार पर इसका नाम बताओ क्या पड़ गया? भंडारकर विधि पड़ा। देखो इस विधि के कौन कौन से गुण हैं। इस विधि के द्वारा बड़ी सरलता से पढ़ाया जा सकता है, यानी कि सामान्य रूप से ज़्यादा कठिनता इसमें महसूस नहीं की जाती और सामान्य रूप से बड़ी सरलता से इस विधि के माध्यम से छात्रों को शिक्षण कार्य कराया जा सकता है। तो ये शिक्षण की सरलता को प्रदान करती है। इस विधि में बोलने की अपेक्षा लिखने और पढ़ने पर तथा भाषा की अपेक्षा भाषा के तत्वों के ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है। सुनिए, इस विधि में बोलने की अपेक्षा बताओ किस पर? लिखने पर और पढ़ने पर। क्योंकि पढ़ेंगे, पढ़कर अपन लिखेंगे, अर्थात किसका क्या करना है? हमें अनुवाद करना है। अनुवाद के साथ साथ अपन बताओ क्या सीख जाते हैं? व्याकरण यानी भाषा के तत्वों को यानी बाकी व्याकरण को सीख जाते हैं। तो व्याकरण शिक्षण पर यह विशेष रूप से यह विधि बल देती है। द्वितीय भाषा के शब्दों एवं वाक्य रचनाओं का ज्ञान आना चाहिए, अर्थात जिस भाषा में अनुवाद कर रहे हैं उसका ज्ञान हमें होना चाहिए। हिंदी से हमने अंग्रेजी का अनुवाद किया तो अंग्रेजी का ज्ञान हमें होना चाहिए, न कि नियम या मातृभाषा के अवतरणों का द्वितीय भाषा अनुवाद कराया जाए। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात है, द्वितीय भाषा का अनुवाद कर रहे हैं पहली भाषा से, तो इस द्वितीय भाषा के व्याकरण को हमें जानना चाहिए। व्याकरण अनुवाद विधि शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है। व्याकरण अनुवाद विधि कौन सी विधि की बात करने पर? व्याकरण अनुवाद विधि शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है, यानी पहली भाषा के जो शिक्षण कार्य है ना, उसमें ये जो विधि है विशेष रूप से अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो कुछ महत्वपूर्ण गुणों अर्थात इसकी विशेषताओं की अपन ने चर्चा की। इसके बाद हम चर्चा करते हैं आगे। साथियों, इस विधि के कुछ दोषों की भी चर्चा करेंगे। साथियों, साथ के साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना न भूलें। देखिए विधि के दोष कौन कौन से हैं। इस विधि के दोष देखिए, उच्च कक्षाओं के लिए यह विधि उपयोगी है। कौन सी विधि? व्याकरण अनुवाद विधि कौन सी कक्षाओं के लिए उपयोगी है? उच्च कक्षाओं के लिए। क्यों उपयोगी है मैं आपको बता दूं। क्योंकि एक बात बताइए कि अनुवाद हम कर रहे हैं, तो अनुवाद आप सभी को पता है कि प्राथमिक कक्षा का बालक यानी छोटी कक्षा का बालक किसी एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद नहीं कर सकता, उससे कठिनाई आती है, वह उतना योग्य नहीं होता, उसमें क्षमताएं इतनी नहीं होती। इसलिए ये जो व्याकरण अनुवाद विधि है इसका प्रयोग बताओ कौन सी कक्षाओं के लिए उपयुक्त रहता है? उच्च कक्षाओं के लिए, यानी जो सेकेंडरी लेवल है उस स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद तो हम कहीं भी किसी भी स्टैंडर्ड पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। व्याकरण ही अध्ययन का मुख्य विषय है, अर्थात यह जो विधि है बताओ कौन सी विधि है? व्याकरण की विधि है। कौन सी विधि है ये? व्याकरण की विधि है, यानी व्याकरण ही इसका मुख्य क्या है बताओ? विषय है। इसमें किसमें? व्याकरण अनुवाद विधि में उच्चारण का अभ्यास यानी मौखिक कार्य, रसानुभूति आदि उपेक्षित रहते हैं, अर्थात ज़्यादा अभ्यास इसमें नहीं कराया जाता। रस का प्रयोग, रस की अनुभूति इसमें नहीं होती, क्योंकि लय ताल का ध्यान नहीं रखा जाता है। इसमें केवल अनुवाद पर ही विशेष जोर दिया जाता है, इसलिए रसानुभूति भी इसमें नहीं की जाती, अर्थात उसकी भावना क्या रहती है? उसमें उपेक्षित रहती है, रस की जो अनुभूति है वो उपेक्षित रहती है। इस विधि में अन्य भाषा के व्याकरण की मातृभाषा के व्याकरण के साथ तुलना की जाती है। सुनिए, इस विधि में, कौन सी विधि में? व्याकरणवाद विधि में अन्य भाषा के व्याकरण की मातृभाषा के व्याकरण के साथ तुलना की जाती है, यानी कि पहली भाषा ये हो गई और दूसरी भाषा जिसमें अपन अनुवाद कर रहे हैं इसकी व्याकरण की महत्ता ज़्यादा होती है, जबकि मातृभाषा की नहीं होती। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम व्याकरण, फिर शब्द, वाक्य, संरचना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक आदि का ज्ञान दिया जाता है। साथियों, आगे मैं आपसे और कुछ चर्चा करूं, इससे पहले आपको मैं और कुछ छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। साथियों, ये क्लास आप सभी के लिए बेहद उपयोगी है। मैं आपको फिर से बता दूं, इस क्लास में आप पढ़ सकते हैं हमारे साथ संपूर्ण रूप से निःशुल्क। क्या पढ़ सकते हैं बताओ? शिक्षण विधियाँ। चाहे आप किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप हिंदी शिक्षण की विधियों को तैयार कर रहे हैं, चाहे आप संस्कृत को पढ़ रहे हैं, चाहे आप SST को पढ़ रहे हैं, चाहे आप विज्ञान की शिक्षण विधि आप देख रहे हैं, चाहे आप गणित की शिक्षण विधि देख रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए उपयोगी है। साथ में शिक्षा मनोविज्ञान। कौन सी मनोविज्ञान साथियों? शिक्षा मनोविज्ञान, जो शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसको संपूर्ण रूप से आप निःशुल्क हमारे इस चैनल से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ में आप पढ़ सकते हैं हमारे साथ हिंदी व्याकरण, संपूर्ण हिंदी व्याकरण आपको इसमें पढ़ाई जाएगी। वो भी बताओ कैसी पढ़ाई जाएगी? आपको निःशुल्क रूप से आपको यहाँ पढ़ाई जाएगी। इसके साथ में आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं हिंदी व्याकरण के साथ में हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य की निरंतर निःशुल्क कक्षाएँ इस पर जारी हैं, आप देख सकते हैं। अच्छे से प्ले लिस्ट बनी हुई है, लगातार चलती है। इसके अलावा बहुत ही जल्दी इसमें प्रारंभ होने वाली है संस्कृत
व्याकरण भी इसमें प्रारंभ होने वाली है, तो इसकी क्लास भी आपके लिए कैसे रहने वाली है, निःशुल्क रहने वाली है। आप इनमें से अगर किसी भी सब्जेक्ट से इंटरेस्टेड हैं, आपके काम की हैं, तो आप निश्चित रूप से हमारे चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और अपने मित्रों को शेयर करना न भूलें। कैसी लगी आपको क्लास नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।